हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, ये टॉपिक हम लोग कवर अप कर रहे हैं। एंड आज जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस क्लास में। प्रीवियस लेक्चर में जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में रिकैप करते हुए चलेंगे, ताकि आपको रिविजन हो जाए कि पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया गया। अगर आप नए हैं इस लेक्चर में तो प्रीवियस वीक तो पहले डिटेल से ज़रूर से देख लें, सो दैट कि आप इस टॉपिक को ज़्यादा डिटेल से समझ पाएंगे आज के लेक्चर में जो भी डिस्कशन होगा। देखिए, फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग का डेफिनेशन डिस्कस किया कि अकाउंटिंग क्या है। तो डेफिनेशन में वहाँ पे बताया गया कि एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करना सीखते हैं। किसको? तो बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। और कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो ऑर्डर फॉलो करते हैं, है ना। एंड किस टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं? तो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड डेफिनेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग भी अगेन प्रोसेस का डेफिनेशन भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि प्रोसेस कहते हैं एक के बाद एक बहुत सारे फंक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसको प्रोसेस बोला जाता है ना। तो बुक कीपिंग को भी हम प्रोसेस कह सकते हैं, बिकॉज इसमें भी एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग। ये दो फंक्शन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर एक्चुअली बुक कीपिंग, परफॉर्मिंग बुक कीपिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम? बुक कीपिंग फंक्शन, जिसमें हम बेसिकली दो वर्क सीख रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एंड ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करना। एंड रिकॉर्डिंग भी सिस्टमैटिकली होगा, ऑर्डरली होगा, मनी के टर्म्स में होगा। तो सेम डेफिनेशन था, बस दो फंक्शन इसमें आया, जबकि अकाउंटिंग में दो से ज़्यादा फंक्शन आता है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो वहाँ 6 फंक्शन, यहाँ 2 फंक्शन। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अकाउंट किसे कहते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर हेड में इंक्रीज और डिक्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए उसका एक अकाउंट ओपन करा जाता है। जैसे एक बिल्डिंग अगर हमने खरीदा तो बिल्डिंग के लिए एक अकाउंट ओपन कर देंगे, तो बिल्डिंग जब जब खरीदेंगे या बेचेंगे तो वो बिल्डिंग में रिकॉर्ड होगा। उसी तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शंस के डेफिनेशन को हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया, जिसमें आपको बताया गया कि ये एक एग्रीमेंट है बायर और सेलर के बीच। और एग्रीमेंट किस चीज़ का? तो एक्सचेंज करने का। और एक्सचेंज क्या होगा? तो एक्सचेंज होगा गुड्स, सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा इवेंट्स के बारे में, तो आपको ये भी डिफाइन करा गया कि इवेंट्स क्या है। तो एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को इवेंट बोला जाता है। तो इवेंट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांजैक्शंस, है ना। और वैसे इवेंट जिसको हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी मनी के टर्म्स में जिसको हम मेजर कर सकते हैं ना, वो भी वैसे इवेंट्स को भी हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है। इसके एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए थे। फिर आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताया गया दैट की सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल रजिस्टर में, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है। और आपको ये भी बताया कि अगर आप एक अकाउंट के स्टूडेंट है तो दीज आर दी फंडामेंटल टॉपिक्स जो आपका हर हाल में अच्छा होना चाहिए। आगे चलेंगे। फिर हम लोगों ने सिस्टम के बारे में बात किया कि सिस्टमैटिकली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। तो अकाउंट्स में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? तो डबल इंटर सिस्टम फॉलो होता है ना। डबल इंटर सिस्टम को लूकस पेसियोली ने डेवलप किया था। इसके बारे में भी आपको बताया गया। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सुम्मा दे अरिथमेटिका, है ना। उसका और लॉन्ग नेम है, जिसको हम लोग आगे क्लास में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ पे बताएंगे। तो डबल इंटर सिस्टम सिस्टम ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड है। कोई भी बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं और ये सिस्टम कहता है कि दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करो। एक एस्पेक्ट डेबिट होगा, एक पक्ष डेबिट होगा और दूसरे पक्ष को आप करेंगे क्रेडिट। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई सिस्टम तो हमने जान लिया कि डबल इंटर सिस्टम है। तो किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिकली सीखने के लिए ज़रूरी होता है रूल्स का। और रूल्स तब बनते हैं जब कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन आते हैं, राइट। तो कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन इज द बेस, ये बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर रूल डिपेंड करता है। ठीक है। तो और रूल के ऊपर सिस्टम डिपेंड करता है। तो सिस्टम बना है रूल से और रूल्स डिपेंडेंट है कैटेगरीज पे, क्लासिफिकेशन पे। तो अकाउंट्स की जो कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन है ना, वो दो तरह की कैटेगरीज है। एक कहलाता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन और एक कहलाता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें ये बताया गया कि अकाउंट्स के 5 या 6 कैटेगरी है ना। ज़्यादातर लोग 5 कहते हैं, ठीक है 5 है, हम लोग 6 लेके चल रहे हैं। एक एडिशनल यहाँ पे हम सीख रहे हैं सो दैट कि आगे के जब लेक्चर्स आएंगे ना, फाइनल अकाउंट में जब आप जाओगे, ट्रायल बैलेंस में जाओगे, तो ये 6 कैटेगरीज आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसलिए हम 5 की जगह पे 6 स्टडी करते हुए चलेंगे। वैसे 5 ज़्यादा एक्यूरेट है, बिकॉज जो छठा कैटेगरी है ना, वो एक
कैपिटल की कैटेगरी से ही निकला है। कैपिटल जो कि ओनर का अकाउंट है, ड्राइंग्स भी ओनर का अकाउंट है। ड्राइंग्स में हम रिकॉर्ड करते हैं ओनर के द्वारा पर्सनल खर्च किए गए अमाउंट को, राइट। तो कैपिटल हो या ड्राइंग्स हो, ये दोनों एक ही अकाउंट होता है। दैट इज वाई यू विल स्टडी मोर ऑफन की 5 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट है, AELIC, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 5 की जगह पर 5वां जो अकाउंट है ना कैपिटल, उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ड्राइंग्स अलग, कैपिटल अलग। दैट इज वाई दोनों साइड हम लोग 3-3 अकाउंट लेके चलेंगे, एसेट, एक्सपेंसेस, ड्राइंग, लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। एसेट्स कहते हैं किसको है? एसेट्स का डेफिनेशन हम लोग ने देखा कि किसी भी संस्था के पास के ऊपर वो कोई भी संस्था जो रिसोर्सेज पे कंट्रोल रखती हो, तो उन रिसोर्सेज को जिनसे वो रेगुलर बेसिस पे बेनिफिट ले सके, कई साल तक बेनिफिट उठा सकते, तो उन्हें एसेट बोला जाएगा। फिर हमने एक्सपेंसेस के बारे में बात की। अच्छा, एसेट्स को जब हम बेचेंगे वहाँ से पैसे आने की पॉसिबिलिटी होती है, पैसे रिकवर होते हैं। एक्सपेंसेस क्या है? वो कॉस्ट जो खर्च किए जाते हैं इनकम कमाने के लिए। इनकम कमाने से पहले आपको खर्चा करना पड़ता है, रेंट पे करेंगे, बिजली का बिल पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सैलरी पे करेंगे, वेजेस पे करेंगे, बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेस चलाने के। तो वो खर्च करेंगे तभी इनकम कमाएंगे। तो खर्च किसको कहते हैं? वो कॉस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन इनकर्ड करती है, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा इनकर्ड करा जाए, है ना, इंडिविजुअल और इनकर्ड करे या कोई संस्था इनकर्ड करे, किस लिए? ताकि इनकम जनरेट हो सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग को मेंटेन किया जा सके। तो जो कॉस्ट खर्च होगा ना, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेंसेस की वजह से पैसे का आउटफ्लो होना है, और ये पैसा रिमेंबर वापस नहीं आएगा। अगर वो वापस आ गया तो फिर वो खर्च की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। फिर ड्राइंग्स के बारे में बताया गया कि ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंडिचर है, किसका? ओनर का। बिजनेस का मालिक बिजनेस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, बिजनेस करते वक्त कुछ ना कुछ अपने यूज़ के लिए निकालेगा कि नहीं निकालेगा? ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करेगा, गुड्स ही निकाल लेगा, या अपने घर का खर्चा बिजनेस के पैसे से पेड कर लेगा, है ना। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो ओनर का पर्सनल है बट वो बिजनेस के पैसे से हो गया है, बिजनेस की चीज़ों से हो गया है, तो उसको हम अलग अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। बिजनेस के मालिक के पर्सनल खर्च को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ड्राइंग्स में। मिसाल के तौर पे बिजनेस के मालिक ने अपने घर के लिए पंखा खरीदा और पैसा बिजनेस से पेड कर दिया, तो हम फैन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं करेंगे, हम वहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स टू कैश। अब ये एंट्री भी आप आगे सीखने वाले हो, ये तो हमने आपको आगे की चीज़ें थोड़ी सी बता दी इंट्रोडक्शन के तौर पे। आगे चलिए, लाइबिलिटीज़ क्या है? तो लाइबिलिटीज़ के बारे में आप जान लीजिए कि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यानी आज के डेट पे आपके ऊपर एक बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको पे करना है, जिसका पेमेंट करना आपके ऊपर ड्यू है। और ये किस वजह से हुआ होगा? क्योंकि कोई पास्ट इवेंट रहे हैं जिसमें आपने कर्जा लिया है, उधार लिया है, उसी उधार का पेमेंट जो आपको करना है, दैट इज योर लाइबिलिटीज, दैट इज द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, उसको हम बिजनेस का कर्ज बोलेंगे। फिर एक इनकम की कैटेगरी हमने जानी, इनकम जिसको रेवेन्यू बोला जाता है ना। फाइनेंशियल गेन जो एक ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर बेसिस पे जो अर्न करता है ना, दैट इज कॉल्ड इनकम। इनकम को लौटाने की जरूरत नहीं है, इनकम आपका अर्न किया हुआ अमाउंट है, ठीक है। एंड कैपिटल ओनर का अकाउंट है। तो हम लोगों ने ये 6 कैटेगरी डिस्कस किया था, और इसके बाद आपको एक असाइनमेंट के साथ छोड़े थे हमने। हम इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आपको ये असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 के फॉर्म में मिला था प्रीवियस क्लास में, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो, ठीक है। और अगर आप मेरा लेक्चर ऑनलाइन लाइव क्लासेस से देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमसे कनेक्ट करके इसका सॉल्यूशन मिलाए, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किस नंबर पे? इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमें अपने डिटेल्स क्वेश्चन के सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे नोट कर लेंगे आप लोग, 8051496797। कॉमर्स पॉइंट के नाम से इसको सेव कर लीजिएगा, और इस नंबर पे आप अपना ये सॉल्यूशन हमें चेक भेज सकते हैं। हम आपके सॉल्यूशन के ऊपर रिस्पांस भी दे देंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, और अगर कोई डाउट्स रहेगा तो आप पूछ भी सकेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का मेन पोर्शन है। अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सिर्फ ये रिकैप किया। सो दैट वाज अ शॉर्ट रिकैप पॉइंट। नाउ आज का क्लास, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से। अब देखिए यहाँ पे आपको अगर याद होगा तो हम लोग सिस्टम पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम, राइट। और डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट क्रेडिट करना है हमें, 2 साइड होते हैं ट्रांजैक्शन के, एक साइड डेबिट होगा, दूसरा साइड क्रेडिट होगा। और सिस्टम को चलाने के लिए रूल की जरूरत पड़ती है, और रूल के लिए कैटेगरीज की। कैटेगरीज में मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी रिसेंट अमेरिकन रूल भी उसको बोला जाता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी उसको बोलते हैं। और हम लोग एक और फेमस क्लासिफिकेशन जो है, और वो कहलाता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जिसको फेमसली गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। तो देखो मेनली वैसे तो
राइटर्स कई 4 भी लिखते हैं, कुछ 3 लिखते हैं, ज़्यादातर जो रिकमेंडेशन आता है 3 आता है, तो हम वही फेमस जो है उसको लेके चलेंगे। सो देयर आर 3 ट्रेडिशनल कैटेगरीज ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स की 3 कैटेगरी। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। हम लोग इन तीनों कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये बात याद रखिएगा आप कि हमने ऑलरेडी आपको मॉडर्न कैटेगरीज बता दिया है, हम ट्रेडिशनल कैटेगरीज भी बता रहे हैं और दोनों के रूल हम जान लेंगे। यानी हम मॉडर्न के भी रूल समझेंगे और ट्रेडिशनल के भी रूल समझेंगे। बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम मेनली याद तो हमको दोनों ही रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो दोनों से ही आएंगे, फिर चाहे वो मॉडर्न रूल्स हो या ट्रेडिशनल रूल हो। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम किसी एक रूल्स के ऊपर वर्क करेंगे, सोचेंगे, अपने माइंड को ट्रेन करेंगे। तो अगर आप हमसे रिकमेंडेशन मांगोगे कौन सा रूल्स फॉलो करें जो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मॉडर्न रूल्स फॉलो करेंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इससे आपको आगे के टॉपिक अकाउंट्स में समझने में हेल्प होगी। तो स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट वंस यू प्रैक्टिस इट, एक बार आपने अच्छे से इसको रेगुलर बेसिस से प्रैक्टिस कर लिया, कमांड कर लिया मॉडर्न रूल्स पे, तो फिर आगे के लेक्चर्स आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम लोग मेनली मॉडर्न रूल्स फॉलो करते हुए चलेंगे और ट्रेडिशनल का कहीं कहीं पे ट्रेडिशनल का एक रूल फॉलो करते हुए चलेंगे, एक कैटेगरी फॉलो करते हुए चलेंगे, वो होगा हमारा पर्सनल अकाउंट का। एनीवेज, हम आते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की तरफ। अकाउंट्स का ट्रेडिशनल कैटेगरीज कितना है? 3 है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कौन है? कितने हैं? 3। कौन कौन? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब देखिए, पर्सनल अकाउंट कैसे पहचानेंगे? अगर कोई अकाउंट किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, एक अकाउंट जो किसी व्यक्ति या किसी संस्था का है या किसी व्यक्ति से रिलेट कर रहा है, उसको हम पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। जैसे मोहन व्यक्ति का नाम है, सोहन व्यक्ति का नाम है, रिलायंस लिमिटेड संस्था का नाम है, टाटा एंड कंपनी संस्था का नाम है ना, बैंक संस्था का नाम है। तो ये सब के सब पर्सनल कैटेगरी में आएंगे। कहाँ आएंगे? पर्सनल कैटेगरी में। पर्सनल कैटेगरी में डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स क्या हैं? यानी डबल एंट्री सिस्टम पे पर्सनल अकाउंट को हम कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पे रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर रिसीवर है वो पर्सन तो डेबिट कर दीजिए, और अगर गिवर है वो पर्सन तो क्रेडिट कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, पेड कैश टू मोहन, मोहन को पैसा दिया, तो मोहन रिसीवर है कि गिवर है? बताएं। पेड कैश टू मोहन, मोहन को पैसा दिया, मोहन रिसीवर या गिवर? रिसीवर, करेक्ट। तो मोहन रिसीवर है और रूल कह रहा है रिसीवर है तो डेबिट कर दीजिए, तो मोहन को डेबिट कर दिया जाएगा। अनदर एग्जाम्पल, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सोहन, कैश प्राप्त किया है सोहन से, तो सोहन बताइए यहाँ पे रिसीवर है कि गिवर है? कैश मिला है सोहन से, तो सोहन गिवर हुआ ना? यस, करेक्ट। तो सोहन गिवर है, दैट मीन्स उसको हम क्या कर लेंगे? क्रेडिट कर लेंगे। आ गया रूल, सिंपल। तो ये एक रूल आप फॉलो करेंगे कहीं कहीं पे, कुछ कुछ जगह पे। क्यों करेंगे वो हम आगे जब जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। एनीवेज, सेकंड कैटेगरी की तरफ चलते हैं। दिस इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट एसेट्स और प्रॉपर्टीज की अकाउंट को बोलते हैं। जितनी भी संपत्ति है ना, वो रियल अकाउंट में आता है। जैसे कैश संपत्ति है, बिल्डिंग संपत्ति है, मशीन संपत्ति है, प्लांट संपत्ति है, इक्विपमेंट संपत्ति है, ये सब के सब किस कैटेगरीज के अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो संपत्ति आ गया बिजनेस में, डेबिट करो। जो संपत्ति चला गया बिजनेस से, क्रेडिट करो। अगर हम फर्नीचर खरीद के लाए तो फर्नीचर आया, डेबिट करेंगे। अगर हमने मशीन बेच दिया, मशीन गया, मशीन को क्रेडिट कर देंगे। तो जो भी संपत्ति बिजनेस पे आएगा वो डेबिट होगा, और जो भी संपत्ति बिजनेस से जाएगा वो क्रेडिट होगा। उम्मीद है रूल समझ में आया हो। कैटेगरीज पहचानना भी आप आसानी से समझ जाओगे। देखो, अगर जर्नल तक ही सीमित करें ना तो ये बड़ा आसान है इस रूल को फॉलो करना, लेकिन जर्नल के आगे के टॉपिक को समझना है, आगे आने वाले सारे चैप्टर्स मेरे लिए आसान रहे, तो फिर मॉडर्न पे प्रैक्टिस करना होगा, और हम लोग मॉडर्न पे लेके चलेंगे। ट्रेडिशनल पे भी एक आध क्वेश्चन आपके लिए बना के हम सॉल्व करके रख देंगे, ताकि आप वहाँ से ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज भी समझ सको, वहाँ से उस रूल के हिसाब से भी तोड़ सको। ठीक है, अब आइए नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम, गेन। अगर खर्च है, लॉस है, इनकम है, गेन है, ये 4 कैटेगरी का अकाउंट किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, ये 4 कैटेगरी का अकाउंट कहाँ आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। और यहाँ पे रूल क्या लगेगा? यहाँ पे रूल बड़ा सिंपल है, एक्सपेंस लॉस डेबिट, एक्सपेंस लॉस डेबिट। इनकम और गेन को क्या करेंगे? क्रेडिट। एक्सपेंस लॉस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप ये पॉइंट समझ आया हो। तो ट्रेडिशनल कैटेगरीज 3, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कौन कौन सी कैटेगरीज पर्सनल में आएंगी?
पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट पर्सनल में आएगा, व्यक्ति और संस्था का अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आएगा, एसेट एंड प्रॉपर्टीज का अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज द रूल। एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, एक्सपेंस लॉस इनकम गेन। रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देखिए सिस्टम सीखना है ना, कैटेगरीज पहचानना आना चाहिए, नंबर 1 रूल्स याद होना चाहिए। और कैटेगरीज पहचान के रूल फॉलो करके अगर आपने एंट्री करना सीख गए तो आप अकाउंटेंट बन गए। कैटेगरीज पहचान के रूल्स के अकॉर्डिंगली आप एंट्री करना सीख गए, आप अकाउंट्स सीख गए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आपने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का रूल डबल एंट्री सिस्टम का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में सीख लिया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में भी डेबिट और क्रेडिट का रूल है, जिसको आप लोगों को यहाँ पे हम बताते चलें। इसको दोबारा से अगर बता दिया प्रीवियस क्लास में तो यहाँ पे हम उसको रिकैप कर दे रहे हैं कि ये जो 2 ग्रुप में हमने बांटा है ना मॉडर्न क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे AED एक तरफ लिखा है, LIC एक तरफ लिखा है। AED और LIC की तरफ रूल क्या लगेगा, AED डेबिट करने से बढ़ेगा और क्रेडिट करने से घटेगा। वही LIC यानी लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल के साथ उल्टा रूल लगेगा, ये डेबिट करने से घटेंगे और क्रेडिट करने से बढ़ेंगे। क्या मतलब है, अगर कोई संपत्ति बढ़ रहा है डेबिट करिए, अगर कोई संपत्ति घट रहा है क्रेडिट करिए, अगर कोई खर्च बिजनेस का बढ़ा है डेबिट करिए, कोई खर्च बिजनेस से कम हो गया क्रेडिट करिए। पर्सनल खर्चा ओनर का बढ़ गया है, ड्रॉइंग्स डेबिट। पर्सनल खर्चा ओनर का कम हो रहा है, ड्रॉइंग्स क्रेडिट। लाइबिलिटीज अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट करिए, यानी बिजनेस का कर्ज अगर बढ़ा तो क्रेडिट करेंगे, बिजनेस का कर्ज घट गया डेबिट करेंगे। बिजनेस में इनकम बढ़ गया क्रेडिट करोगे, बिजनेस में इनकम घट गया डेबिट करोगे। बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो गई है क्रेडिट करिएगा, बिजनेस का कैपिटल डिक्रीज हो गया है घट रहा है डेबिट करिएगा। सिंपल सा रूल है, AED डेबिट करने से बढ़ेगा, इतना बस याद रखोगे, पूरा रूल आपको याद रहेगा। AED अगर डेबिट करने से बढ़ेगा तो क्रेडिट से घटेगा, और AED अगर डेबिट से बढ़ रहा है तो LIC क्रेडिट से बढ़ेगा। पॉइंट समझ आया? ओके आगे बढ़ेंगे हम लोग। हम लोगों ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन मॉडर्न क्लासिफिकेशन दोनों को डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसके बाद हम चाहें तो आपको सीधा जर्नल एंट्री पे ले जा सकते हैं, बट हम ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको सिखाने और जरूरी है, और जिसपे आपको असाइनमेंट नंबर 2 एंड असाइनमेंट नंबर 3 दिया जाएगा। एंड असाइनमेंट नंबर 2 और असाइनमेंट नंबर 3 के लिए आप अगेन उस नंबर पे जो हमने आपको दिया है उसमें मैसेज ड्रॉप करेंगे, आपको हम दोनों असाइनमेंट देंगे जिसको आप बना करके वापस से व्हाट्सएप पे शेयर कर सकोगे। ठीक है, तो क्या है वो, देखिए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो अकाउंटेंट से बिजनेस को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले क्लर्क से कुछ गलतियां हो सकती हैं, और उसमें से एक गलती होती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड। कुछ इंफॉर्मेशन जो लिखे होते हैं ना वो ट्रांजैक्शन नहीं होते, लेकिन गलती से उसका भी एंट्री कर लिया जाता है। हम कैसे पहचानेंगे कि वो ट्रांजैक्शन नहीं है, तो देखिए उसके लिए यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट्स पहचानना होता है। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में 3 एलिमेंट का होना जरूरी है। एलिमेंट नंबर 1 2 एस्पेक्ट, लेन देन में 2 पक्ष का होना। 2 पक्ष अगर है तो लेन देन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। एलिमेंट नंबर 2 मनी कंसिडरेशन, मनी वैल्यू, यानी लेन देन जो हुआ है जो हो रहा है उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए जिसका एक्सचेंज होना है, यानी कुछ आएगा तो कुछ वैल्यू का अमाउंट जाएगा, कुछ मिलेगा तो कुछ देना है इन रिटर्न। दिस हैज टू बी देयर, यानी कंसिडरेशन होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट नंबर 3 फाइनेंशियल पोजीशन बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन। अगर फाइनेंशियल पोजीशन बदल गया तो लेन देन है, और अगर फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बदला तो लेन देन नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। यहाँ पे मेरे सामने 4 एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट को के हिसाब से हम ये 4 ट्रांजैक्शन को समझते हैं। मिस्टर एक्स प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000। मिस्टर एक्स ने क्या किया, कोई कस्टमर है मिस्टर एक्स आपके बिजनेस में ऑर्डर कॉल करके कह रहा है कि 10,000 का गुड्स भेज देना, तो ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपए का ऑर्डर मांगा, 10,000 के गुड्स का ऑर्डर मांगा है। दिस इज द इन्फॉर्मेशन गिवन। अब क्या हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे? आइए देखते हैं। 2 पक्ष तो नजर आ रहा होगा, गुड्स मांगा है किसने, मिस्टर एक्स ने, 2 पक्ष है। कितने का वैल्यू का गुड्स मांगा है, 10,000 का। चलिए मनी कंसिडरेशन भी है, अगर आपने गुड्स भेज दिया तो फिर ये आ जाएगा। नाउ क्या पोजीशन चेंज हो रहा है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है? अब कैसे पता लगाओगे कि तुम फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मतलब है इसका? तो देखो एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल, अगर इसका स्टेटस चेंज हो जाए, संपत्ति बढ़ घट जाए,
कर्ज बढ़ घट जाए, कैपिटल बढ़ घट जाए, अगर ऐसा हो रहा है तो पोजीशन चेंज हो रहा है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स से के सामने गुड्स को सप्लाई करने का ऑर्डर प्लेस किया, कितने का ऑर्डर था 10,000। अब मेरा दो सवाल, क्या एक्स ने पेमेंट करा? नहीं। क्या आपने गुड्स भेज दिया? नहीं। तो ना तो आपने गुड्स अभी भेजा है, ना अभी आपके पास पेमेंट आया, तो क्या कोई पोजीशन चेंज हुआ? कोई संपत्ति, कोई कर्ज, कोई पूंजी का इंफॉर्मेशन में कोई चेंजेस आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एलिमेंट नंबर 3 मिसिंग है। क्या मिसिंग है? E3 मिसिंग है, E3 मिसिंग है। तो अगर E3 मिसिंग है तो ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा, E3 मिसिंग है तो ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा। बात समझ आई? आगे चलिए। मोहन एक कस्टमर है, इसने प्रॉमिस किया है पे करने का, कितना अमाउंट? 5,000 रुपीज। मोहन कस्टमर है, इसके पास ड्यूज है, इससे पैसा मांगा, इसने बोला कि ठीक है प्रॉमिस कर रहे हैं, दे देंगे, शाम में दे देंगे, कल दे देंगे। अगर बोला शाम में दे देंगे, प्रॉमिस करके चला गया, लिखा हुआ इंफॉर्मेशन है कि मोहन प्रॉमिस टू पे ₹5,000। अब आप उसको गलती से रिकॉर्ड कर दे रहे हो कैश टू मोहन। अब हिसाब खोजने जाओगे तो कैश में 5,000 रुपया बढ़ा हुआ मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे कैश कहाँ गया। क्या मोहन ने पैसा दिया था? क्या नहीं दिया था। पैसा आया था आपके पास? नहीं आया था। अगेन यहाँ पे क्या मिसिंग है? अगेन यहाँ पे आपका E3 मिसिंग है, एलिमेंट नंबर 3 मिसिंग है, यानी पोजीशन चेंज नहीं हुआ, यानी ये भी लेन देन नहीं होगा। यानी ना ये इंफॉर्मेशन, ना फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ना सेकंड इंफॉर्मेशन, ये दोनों ही रिकॉर्ड होने लायक नहीं है। अगर आपने कर दिया है तो आपका हिसाब किताब गड़बड़ होना तय है। आगे चलिए। रिसीव्ड फ्री सैंपल फ्रॉम वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड एक कंपनी है, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए आपके पास 3,000 रुपए का गुड्स लाके फ्री सैंपल के तौर पे दे जाती है। अब आपसे सवाल है कि आपको मुफ्त में मिला है, आपने क्या कोई पेमेंट करा क्या? अभी या फ्यूचर में? नहीं ना, ना अभी की पेमेंट क्या है, ना फ्यूचर में करना है। नहीं, उसने फ्री सैंपल पे दिया है, लगा के रखो, उस कंपनी का प्रचार होगा, है ना, प्रमोशन के लिए दिया है। आपको उसके लिए कोई कंसिडरेशन यानी मनी पे करने का, कोई वैल्यू पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी क्या मिसिंग है इसमें? E2 इज मिसिंग, सेकेंड एलिमेंट इज मिसिंग। तो अगर सेकेंड एलिमेंट मिसिंग है तो क्या ये ट्रांजेक्शन हुआ? क्या नहीं, ये भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। अगर आपने इसको गलती से रिकॉर्ड कर दिया तो आपका हिसाब किताब गड़बड़ होना तय है। नाउ द लास्ट एग्जांपल, पेड कैश टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को कैश पेड किया, कितना अमाउंट? 1,000, 1,000 रुपया पेड किया, 1,000 रुपया कैश पेड किया, किसको? मिस्टर एक्स को। क्या इसमें दो पक्ष है कैश और दूसरा अकाउंट मिस्टर एक्स, दो अकाउंट, दो साइड आ गया। कितना रुपए का वैल्यूएशन हो रहा है? 1,000, 1,000 मनी वैल्यू भी है। अब आपने कैश पेड कर दिया तो कैश एक एसेट है, घट गया, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज कर गया, तो इसमें तो कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं है, इट इज अ ट्रांजैक्शन। यस, इट इज अ ट्रांजैक्शन, यानी ये इंफॉर्मेशन बुक्स में रिकॉर्ड होगा, ये इंफॉर्मेशन बुक में रिकॉर्ड होगा। आई होप कि पॉइंट समझ आया हो। अब हम चलते हैं आपको डायरेक्टली इस टॉपिक से रिलेटेड उस होमवर्क की तरफ जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना, असाइनमेंट नंबर 2। इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका ये लेक्चर इस पॉइंट पे आकर के आपको स्टॉप कर जाना है ना, जो क्वेश्चन अभी मिल रहा है उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेना है, जिसमें आपको यही पहचानना है कि क्या कोई एलिमेंट मिसिंग है। अगर इन तीनों में से कोई एलिमेंट मिसिंग है तो ट्रांजैक्शन में लिखना है नहीं, ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉट ए ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड नहीं होगा। और अगर कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं है तो लिखना यस इट इज ए ट्रांजैक्शन। सिर्फ अभी हम पहचान रहे हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर ट्रांजैक्शन हो गया है तो रिकॉर्ड होगा, नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड नहीं होगा। ऐसा इसलिए ताकि हिसाब किताब मेरा सही रहे, हिसाब किताब हम सही से मेंटेन कर सकें। ठीक है, हम आते हैं, आपको हमने कहा था कि हम एक क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है आपके लिए, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा उसको। ये है आपका असाइनमेंट नंबर 2। दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 2, सेकेंड असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व कर लीजिएगा इसको। सिर्फ इसमें आपको पहचानना है कौन सा एलिमेंट मिसिंग है
अगर E1, E2, E3 तीनों में कोई भी एलिमेंट मिसिंग है तो वो लिख दीजिए और लिख दीजिएगा नो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप सीधा लिखिएगा यस इट इज अ ट्रांजैक्शन। यानी अभी हम सिर्फ लिखना ये जान कंफर्म कर रहे हैं कि वो ट्रांजैक्शन है या नहीं है। यहाँ तक पॉज करने के बाद नोट कर लीजिएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप इत्मीनान से सॉल्व कर लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर नहीं देखिएगा। जो आपको जिस किसी का भी आप लेक्चर देखो ना, जो इंस्ट्रक्शन मिलता है आप उसको फॉलो करिए, अगर तभी आप उसका फुल बेनिफिट ले पाओगे, ठीक है। तो पेन पेपर लेके बैठे हुए हो, लेक्चर कवर अप कर रहे हो, लेक्चर कवर अप कर लिया आपने, यहाँ तक का पॉइंट कवर कर लिया, नोट कर लीजिए। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप पहले सॉल्यूशन भेज दो, फिर आगे इसके आगे देखना कि आगे हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। आते हैं वापस से हम लोग अपने आगे के टॉपिक की तरफ, जो हमारा मेन थर्ड टॉपिक है जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो दो टॉपिक हम लोगों ने अब तक सीख लिया। नाउ द वी आर कमिंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम जर्नल पे आने वाले हैं, बट जर्नल पे आने के लिए हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक जो आपको बता रहे हैं वो यहाँ आ जाना चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट, अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हो, अकाउंट्स में एक्सपर्ट होना चाहते हो, जितना इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ नोट्स पे नहीं होना चाहिए, कॉपी पे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी देयर इन योर माइंड, ओके। अगर माइंड में है तो फिर क्या बात, फिर तो आपके लिए अकाउंट्स ईजी। आगे चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में हम हमारे जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो हम सिर्फ इस वजह से मिस्टेक कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ इस वजह से हमारा मिस्टेक हो जाता है क्योंकि हम अकाउंट्स को सही तरीके से नहीं पहचान पाते कुछ जगह पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कई बार ऐसा होता है कि लिखना था कैश में, लिख दिया किसी पर्सन के अकाउंट में। कई बार ऐसा होता है किसी पर्सन के अकाउंट में लिखना था, लिख दिया कैश अकाउंट में, है ना। यानी कैश को क्रेडिट और क्रेडिट को कैश मान के बना लिया। ऐसा कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो जर्नल एंट्री करते वक्त अक्सर इस कंफ्यूजन में रहते हो कि यहाँ पे कैश आएगा कि किसी पर्सन का नाम आएगा, इफ यू आर कंफ्यूज्ड इन दिस पॉइंट, दिस लेक्चर इज फॉर यू। सो दिस इज दी थर्ड, आप कह सकते हो इस लेक्चर के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन सीखा, ट्रांजैक्शन पहचानना सीखा, और इसका सेकंड पार्ट जिसमें हम कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आज का लेक्चर आपका इस टॉपिक के बाद एंड हो जाएगा और आप यहाँ तक कंप्लीट कर लोगे। जितना इन्फॉर्मेशन आपको अब तक शेयर किया है वो इन्फॉर्मेशन माइंड में होना चाहिए कि मॉडर्न कैटेगरीज कहते हैं AED LIC, कब बढ़ेगा कब घटेगा तो क्या करेंगे, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ये सारे रूल्स। फिर ट्रेडिशनल का रूल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, फिर कैश और क्रेडिट का रूल बताया आपसे, और फिर एक ट्रांजैक्शन पहचानने का रूल। तो ये सारे जितने रूल्स बताए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको, वो सारा अकाउंट्स पहचानना आना चाहिए, कैश क्रेडिट का ट्रांजैक्शन पहचानना आना चाहिए, ट्रांजैक्शन है कि नहीं है ये पहचानना आना चाहिए। तो 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड रूल्स बताए हैं, वो याद होने चाहिए, और डेफिनेशन अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलिए, हाउ टू आइडेंटिफाई कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैसे पहचानेंगे। देखिए, कैश ट्रांजैक्शन में आपको इस तरह का टर्म दिख जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन, पेड फॉर कैश इन कैश। क्वेश्चन पढ़ा आपने, नजर आ गया, कैश ट्रांजैक्शन। पेड कैश टू मोहन, कैश ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, कैश ट्रांजैक्शन। पेड कैश टू राहुल, कैश ट्रांजैक्शन। पेड फॉर कैश इन कैश, इस तरह का टर्म या इससे मिलता जुलता टर्म जिसमें लगे कि पेमेंट हुआ है इधर साइड से, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब आइए क्रेडिट ट्रांजैक्शन की तरफ। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे 2 रूल लगेगा। रूल नंबर 1, क्वेश्चन में आपको पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, किसी व्यक्ति किसी संस्था का नाम दिख जाए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने के लिए दूसरा रूल भी लगना है। तो किसी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए और पेड फॉर कैश इन कैश ये सब टर्म नहीं होना चाहिए। पेड फॉर कैश इन कैश ये सब टर्म नहीं है और किसी पर्सन का नाम मेंशन है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सैम, सैम से गुड्स खरीदा, सैम का नाम आ गया ना, यहाँ पे सैम का नाम मेंशन है ना, कहीं पे पेड आया नहीं, फॉर कैश आया नहीं, इन कैश आया क्या नहीं, तो इसमें दोनों रूल फॉलो हो गया ना। पर्सन का नाम आ गया, पेड फॉर कैश इन कैश नहीं आया, दैट मींस ये कैसा ट्रांजैक्शन है, दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी इस ट्रांजैक्शन के लिए आप एक अकाउंट कौन सा यूज करोगे, सैम का अकाउंट यूज करोगे, सैम, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सैम। अगेन यहाँ पे गुड्स खरीदा है सैम से, लेकिन आगे देखो क्या लिख दिया, फॉर कैश। तो बताया आपको कि पेड फॉर कैश इन कैश आ गया कैश ट्रांजैक्शन,
चाहे पर्सन का नाम हो या ना हो। तो यहाँ पे ये भी क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है, तो एक अकाउंट कैश हो जाएगा इसमें। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए यहाँ पे, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, यहाँ पे किसी पर्सन का नाम आया क्या, नहीं। तो जब क्रेडिट का पहला ही रूल नहीं लग रहा है कि किसी पर्सन का नाम ही नहीं आ रहा है, तो क्रेडिट का सवाल ही नहीं है। कैसा ट्रांजेक्शन होगा ये, कैश। तो जहां पर भी कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी किसी पर्सन का अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा या कैश में रिकॉर्ड करेंगे, इस तरह का कंफ्यूजन हो, ये रूल अप्लाई कर दीजिए कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट है या नहीं है, ये पहचानने का 2 रूल लगा लीजिए। अगर दोनों लग गया तो क्रेडिट, नहीं लगा तो कैश। अगर किसी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और पेमेंट वाला कोई टर्म नहीं है तो क्रेडिट, यानी उस पर्सन के खाते में आपको ट्रांजेक्शन को लिखना होगा। और अगर किसी पर्सन का नाम है रहते हुए भी अगर किसी कैश बैंक पेमेंट वाला टर्म आ जाए तो फिर कैश ट्रांजेक्शन। कुछ क्वेश्चन तो ऐसा भी होगा ना कि जिसको आप पढ़ के ही अंदाजा लगा लो कि क्या है, क्वेश्चन खुद बताएगा। जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश खुद बता रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन खुद बता रहा है, परचेज द कार फॉर 5 लाख पेड 50% कैश इमीडिएटली, तो 5 लाख का कार खरीदा, 2.5 लाख रुपए पेड किया, तो ये कैश और क्रेडिट दोनों ही होगा। जितना का कैश खरीदा उतने कैश में रिकॉर्ड होंगे, जितना उधार आया है वो उस पर्सन के अकाउंट में होगा रिकॉर्ड। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम आपको असाइनमेंट नंबर 3, आज 2 असाइनमेंट मिला है, असाइनमेंट नंबर फर्स्ट पहले लेक्चर का और इस सेकंड लेक्चर का असाइनमेंट नंबर 2 एंड असाइनमेंट नंबर 3। असाइनमेंट नंबर 2 हमने आपको अभी जस्ट दिया है, नाउ वी विल गो थ्रू असाइनमेंट नंबर 3 और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा और ये दोनों असाइनमेंट मेरे साथ शेयर करिएगा, फिर हम लोग अगले लेक्चर की तरफ जाएंगे। This is your assignment number 3. आई होप कि विजिबल होगा, आप यहां तक सॉल्व कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन आपको मिला है, 2 क्वेश्चन सॉरी, अब तक 3 क्वेश्चन टोटल में हम लोगों ने डिस्कस करा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आप अकाउंट्स पहचानना सीखे मॉडर्न रूल्स के हिसाब से कि कोई अकाउंट एसेट है या एक्सपेंसेस है या ड्रॉइंग, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था और उसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड लेक्चर में हम ट्रांजैक्शन पहचानना सीखे, ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। और ये जो हमारा थर्ड लेक्चर है आज, ये जो थर्ड पॉइंट हमने सीखा है उसमें आपको कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पहचानना आ जाएगा, यानी कब कैश अकाउंट यूज करेंगे और कब किसी पर्सन का अकाउंट यूज करेंगे, आपको इस लेक्चर से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहीं तक हम आज का लेक्चर ड्रॉप करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग जर्नल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जर्नल क्या है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वगैरह वगैरह। थैंक यू वेरी मच।